नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। देखिए दोस्तों, आज हम यहां पे दो महत्वपूर्ण बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यूकेएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के संबंध में जो संवाद जारी किया गया है उसके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे, डिटेल से बातें समझेंगे। और दूसरी बात, जो बहुत से स्टूडेंट के यहां पे डाउट होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, यूकेएसएससी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आखिर सोल्व कैसे किया जाता है वह भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारी कुछ क्लासेस चल रही है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज है, एक क्लासेस और आएगी। आज उत्तराखंड के जो देहरादून है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर इसके अलावा यहाँ पे बात करें, जैसे यह है उत्तराखंड का इतिहास, यह भी हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और लास्ट में जो गोरखा शासन है वहां तक हमने कंप्लीट किया है, विद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का गढ़वाल पावर हो गया। इसके अलावा दोस्तों और भी है, जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जैसे उत्तराखंड की हिंदी जो साहित्यकार क्लास है वह भी हमने काफी अच्छे से कुछ जो अभी डिस्कस किए थे, लगभग 10 के आसपास महत्वपूर्ण जो राइटर है उनके बारे में डिस्कस किया था। और भी आगे करने वाले हैं, चंदवंश वगैरह ये हो गया। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड की नदी तंत्र की क्लासेस है, पूरी क्लासेस एनिमेशन में है, आप जरूर देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेलीग्राम का जो चैनल है, जो लिंक है, वो काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे कि कैसे ये लिंक पर आप पहुंच सकते हैं। फिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी की क्लास है, ये भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस कराई है और मैप में ही आपको ये डिस्कस कराई है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यूकेएसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो क्या है, यूकेएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के संबंध में क्या संवाद जारी किया है वो क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप पर्सनली अगर हमें पूछते हैं तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। मैक्सिमम 70% डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर और 30% डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। यानी यहां पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप 80 नंबर ला जाते हैं और आपका यहां पे साथ नहीं देता नॉर्मलाइजेशन, तो आपके 10 नंबर कम भी हो सकते हैं। लेकिन यूकेएसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में जो फर्क पड़ता है वो 2 नंबर का पड़ता है 70% मामलों में। देखते हैं दोस्तों ये कहां तक सही है और कहां तक ये सही नहीं है। इसके संदर्भ में यूकेएसएससी ने अपना एक जो पक्ष है वो भी रखा है, उस पर भी यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या संवाद है। तो देखिए दोस्तों, संवाद पे चलते हैं और संवाद में यूकेएसएससी क्या कहता है। तो यह रहा दोस्तों संवाद यहाँ पे, और यह है संवाद यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूकेएसएससी ने सीबीटी के लिए और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में बातें बताई है। सीबीटी के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे यूकेएसएससी ने क्या बताया है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर है पैरा 7 है, यहाँ पे 7 से डिस्कस करते हैं यह नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कि देखिए, निहित स्वार्थों द्वारा अभ्यर्थियों के दिमाग में यह बात डाली गई है कि नॉर्मलाइजेशन से उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह भी भ्रमित किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से वास्तविक अंक और नॉर्मलाइजेशन में अंक जो है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जबकि वस्तुतः यह सही नहीं है। यह एक चार्ट परिशिष्ट के माध्यम से आपको संलग्न कर रहा हूं, यूकेएसएससी साहब ने यहाँ पे जो नीचे है नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया है, यहाँ पे चार्ट भी दिया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। चार्ट दिया है और यहाँ पे बताया है कि जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 4 ऑनलाइन परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन नंबर है और वास्तविक नंबर है उसमें अंतर बहुत कम है। यानी अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूकेएसएससी कह रहा है कि 70% मामले हैं, 70% मामलों में यह जो अंतर होता है यह प्लस माइनस 2 ही रहता है। 70% मामलों में यह जो अंतर है केवल प्लस माइनस 2 ही रहता है। तो आखिर यूकेएसएससी ने किस आधार पर कहा, यह भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और पढ़ लेते हैं और यूकेएसएससी क्या कहना चाहता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन है इसलिए किया जाता है कि सभी पालियों के प्रश्न पत्रों का जो कठिनाई का जो स्तर है वो एक जैसा होना संभव नहीं है और उनके इस स्तर में अंतर का होना स्वाभाविक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको भी अलग अलग समय में एक ही परीक्षा देने को कहा जाए तो प्राप्त अंकों की संख्या भी अलग अलग होगी। तो चलो मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन के लिए है, लेकिन कल अगर आपने यूकेएसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं एस राजू जी, उनका भाषण सुना होगा, जो विवाद हुआ था बॉबी पॉवर सर से, तो उन्होंने क्या बताया था वहां पे, उन्होंने कहा कि हम हल्द्वानी में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें एक जो हल्द्वानी का ग्राउंड है वहां पे बैठा देंगे। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की नौबत नहीं आती है, तो पॉसिबल है तो कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, यहाँ पे जो राजीव गांधी जो स्टेडियम है काफी बड़ा है, वहां पे भी बैठा सकते हैं, और हल्द्वानी में जो स्टेडियम है वहां पे भी बैठा सकते हैं। लगभग 40-40 हजार 30-30 हजार स्टूडेंट एक साथ वहां पे बैठ सकते हैं। और इसके अलावा जो और कॉलेजेस हैं वहां पे भी बैठ सकते हैं। तो एक ही शिफ्ट में ये जो परीक्षाएं ये हो भी सकती है और आयोग को दूर दराज जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन के संबंध में है, संवाद यूकेएसएससी को जरूर देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अपनी सलाह यूकेएसएससी को आप सभी को जरूर देनी चाहिए कि अगर ज्यादा ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत आ रही है तो एक ही शिफ्ट में करा दीजिए। सबसे अच्छा पॉसिबल है कि आप जो बड़े बड़े ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड वगैरह है, जैसे बात करें राजीव गांधी चौक हो गया, हल्द्वानी स्टेडियम हो गया, और भी बड़े बड़े हैं, कंडोलिया वाला हो गया, और भी कहीं पर भी है, तो लगभग वहां पे आप 10-10, 20-20, 30-30 हजार को एक साथ बैठा सकते हैं।
तो अगर आप ऐसे बैठाकर जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है उसे समाप्त कर सकते हैं तो यह करना जरूरी है। 70% मामलों में प्लस माइनस 2 का अंतर रहता है, लेकिन ये पहले की बात है जब यूपीएससी ने ये संवाद दिया था, लगभग 2021 का संवाद है। लेकिन अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम हुए थे, जैसे बात करें यहाँ पे वन दरोगा का, तो वन दरोगा में जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत बड़ा अंतर आया था, क्योंकि वो बहुत सारी शिफ्टों में हुआ था और बहुत सारी शिफ्टों में होने के कारण उसका जो नॉमिनेशन हुआ था बहुत बड़ा अंतर आया था, किसी के 10-10, 15-15 का भी नॉमिनेशन का फर्क पड़ा था। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया यूपीएससी साहब कि एक खतरनाक विचार यह फैलाया जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा राज्य के हर विद्यालय में कराई जा सकती है या महाविद्यालय में कराई जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, यूकेएसएससी का कहना है। तो देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी भी अपने हिसाब से थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन उन्हें स्टूडेंट की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा कि जब स्टूडेंट यह संतुष्ट नहीं है कि परीक्षाएं ऑफलाइन के माध्यम से बहुत सी शिफ्टों में कराई जाए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से बहुत शिफ्टों में कराया जाए, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जितना पॉसिबल हो सके कि एक स्टेडियम बुक करा दीजिए। स्टेडियम बुक कराने पर सरकार को उतना खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद सरकार का है। और इसके अलावा जो टीचर लगते हैं जो प्रत्येक स्कूल में, वो इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आप सबको एक साथ ही बैठा दें तो, और उसे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या फिर अन्य के माध्यम से उसे मॉनिटर करें, तो फिर यहाँ पे इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यह बात दोस्तों आप यूकेएसएससी को अपनी बात रख सकते हैं, हम भी रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूकेएसएससी ने बताई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह है पैरा नंबर 10। देखिए, परीक्षार्थियों को नॉमिनेशन का फॉर्मूला समझना जरूरी है। जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया है कि गणना का फॉर्मूला यह है कि प्रत्येक पाली के औसत अंक और सभी अभ्यर्थियों के औसत अंकों से एक सामान्य औसत निकाला जाता है। कठिनतर पालियों के नॉमिनेशन अंक वास्तविक अंक से अधिक होते हैं और आसान पालियों के जो नॉर्मलाइजेशन अंक होंगे वो कम होंगे। ये तो बात हो गई। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे यूकेएसएससी जो कह रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को समझनी चाहिए। देखिए, कहां तक ये सच्चाई है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए कि इसके लिए अभ्यर्थियों का बैच यानी समूह में कमोवेश एक ही बुद्धिमत्ता हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग काफी मेहनत करता है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा स्कूल कॉलेज से जो प्राप्त किए गए अंक है उन पर विचार कर एक बुद्धिमत्ता इंडेक्स यानी जो कैपेबिलिटी इंडेक्स है उसका आंकलन किया जाता है, और फिर उम्मीदवारों का वितरण इस तरह किया जाता है कि प्रत्येक केंद्र और पाली में एक से बुद्धिमत्ता इंडेक्स के अभ्यर्थी हो। यानी यूकेएसएससी यह कहना चाहता है कि जितने भी एक जो लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका ज्ञान लगभग एक समान है, उन सभी को वो एक पाली में रखने की कोशिश करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से भी नुकसान होता है स्टूडेंट को। अब देखिए, प्रत्येक केंद्र में आरक्षित और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का वितरण भी समान रूप से किया जाता है। देश की कई ऑनलाइन परीक्षाओं में जो इस तरह की शेड्यूलिंग इतनी सावधानीपूर्वक नहीं की जाती है, इससे नॉमिनेशन में जो विचलन होता है, जो डिफरेंस होता है, वो 40 प्लस माइनस भी हो जाता है। लेकिन इस पर आयोग का पक्ष का पूरा ध्यान है। अब यूकेएसएससी अपनी सफाई यहाँ पे देना चाहता है कि जो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो मेथड है, हम क्या करेंगे, जो एक बुद्धिमत्ता वाले जो स्टूडेंट है उन्हें एक साथ में रखेंगे, एक शिफ्ट में रखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा घाटा हो गया। अब जैसे यहाँ पे आया है, जैसे कि वीडियो वाला एग्जाम हुआ, 4 नंबर सेकंड शिफ्ट के बढ़े हैं और 2 नंबर की बात करें तो जो थर्ड शिफ्ट है उसके घटे थे। तो क्या जो थर्ड शिफ्ट में जो स्टूडेंट रखे गए थे वो क्या अच्छे लेवल वाले स्टूडेंट थे, और जो सेकंड शिफ्ट में रखे गए थे वो लो लेवल वाले स्टूडेंट थे। तो यह भी थोड़ा विवादित है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी बातें यहाँ पे बताई गई है कि जब एक से अधिक पाली की परीक्षाएं बढ़ती जाती है तो नॉर्मलाइजेशन को अनिवार्य रखना है। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा जो पूर्ण पारदर्शिता व शून्य भ्रष्टाचार की नीति से कराए गए चयनों का अभ्यर्थी स्वयं जानते हैं, अतः अनगल बातों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे आयोग की चयन प्रक्रिया पर भरोसा कर पूर्ण अनुशासन से चयन प्रक्रिया में भागीदार करते रहेंगे। ऐसे झूठे व अभिज्ञानों से समर्थन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यूकेएसएससी अपना पक्ष रख रहा है कि नॉमिनेशन के संबंध में, और आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया है। अब देखिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यूकेएसएससी, और क्या एग्जांपल है आप यहाँ पे देखिए। देखिए जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ, यहाँ पे यूकेएसएससी बता रहा है कि देखिए कि जो 80 के आसपास जो स्टूडेंट थे यानी जो शिफ्ट फर्स्ट में थे, अगर जिनके 79.5 नंबर थे एक्चुअल मार्क, और उनका नॉमिनेशन मार्क जो हुआ वो 79.78 हुआ, यानी प्लस 0.28 हुआ। फिर यहाँ पे शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये 70 के आसपास, जो अराउंड जो 70 के आसपास है, उन्हें 0.017 की बात करें, 0.37 की बात करें, तो यहाँ पे ये अंतर पड़ा है। और हर शिफ्ट में अलग अलग पड़ा है, यानी जिनके नंबर कैटेगरी जिस लेवल पे है उस लेवल पे इसका अंतर पड़ा है। देखिए जिसके 50 के थे, यानी अगर फर्स्ट शिफ्ट में अगर किसके 50 होंगे तो उसका -1.28 भी हुआ है। और यहीं पर अगर बात करते हैं, जैसे यह है 49.55 की बात करेंगे तो 0.45 का माइनस और प्लस 1.75 का यहाँ पे प्लस भी हुआ है। तो यहाँ पे यूकेएसएससी ये कह रहा है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे क्लर्क का यहाँ पे दिया है। तो क्लर्क में यूकेएसएससी कह रहा है जिनके नंबर हैं यानी 90 नंबर के अराउंड थे जो फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका 90 से 89 हुआ है, -4.1 हुआ है। और यहीं पर शिफ्ट 3 की बात करें तो -1.2, और शिफ्ट 2 की बात करें तो +2.95। तो यहाँ पे दोस्तों यूकेएसएससी ये कह रहे हैं, और अराउंड 80 के आसपास जो ये है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे शिफ्ट 3 की बात करें तो -5 भी हुए यहाँ पे।
तो ये यूकेएसएससी अपने माध्यम से, अपने जो मार्क्स हैं उनके माध्यम से बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो तो एक ही शिफ्ट में हो। यह तो आयोग ने पहले के मार्क्स दिए हैं, जो वन दरोगा से पहले का एग्जाम था, ग्राम विकास अधिकारी से पहले का एग्जाम था, तो ये वो आंकड़े हैं। लेकिन जो और आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंस भी रखे गए हैं, उसमें 5-5, 6-6 या फिर इससे ज़्यादा का भी डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे यूकेएसएससी का ये संवाद है और आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको प्रोवाइड भी करा देंगे हम आपको, इसकी पीडीएफ वगैरह। तो ये है दोस्तों। और मैक्सिमम जैसे कि यूकेएसएससी कह रहा है कि 7.78 का फर्क, -701 का फर्क और -0.12 का फर्क। तो यह यूकेएसएससी का कहना है और संवाद के बारे में यहाँ पे यह है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नॉमिनेशन फॉर्मूला क्या है, इसे सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यह जो फॉर्मूला है इसे सोल्व कैसे करते हैं नॉमिनेशन फॉर्मूले को। तो देखिए, नॉमिनेशन फॉर्मूले को जो सोल्व किया जाता है, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला है यूकेएसएससी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? यूकेएसएससी का फॉर्मूला, यूकेएसएससी का फॉर्मूला है। तो देखिए, एम आई जे बार का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एम आई जे है इसका मतलब हुआ कि आपके जो नॉमिनेशन मार्क हैं वो कितने हैं। फिर यहाँ पे सेम आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको बार नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये वाला एम आई जे सेम है, यहाँ पे बार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं, आपके जो एक्चुअल मार्क हैं वो कितने हैं, वो आपको यहाँ पे रखने हैं। तो इस फॉर्मूले को सोल्व कैसे करते हैं डिटेल से देखिए। देखिए, ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है एम टी जी, और यहाँ पे जो एम के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी शिफ्टों में जितने भी टॉप 0.1 स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज मार्क्स। देखिए कैसे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक शिफ्ट ए है, दूसरी शिफ्ट ये है और 3 शिफ्ट, यानी 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। एक शिफ्ट में 30,000 स्टूडेंट बैठे हैं, 30,000 स्टूडेंट, दूसरी शिफ्ट में भी 30,000 स्टूडेंट बैठे हैं और लास्ट शिफ्ट में 40,000 स्टूडेंट बैठे हैं। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1 लाख स्टूडेंट। तो इन 1 लाख स्टूडेंट का 0.1%, लगभग जो 100 के आसपास बैठेगा, तो 0.1% जो स्टूडेंट होंगे टॉप के, यानी किसके 90, 98 या फिर 92, 97, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होंगे, जिनके टॉप स्कोरर होंगे, उन सभी का एवरेज मार्क क्या होगा? एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स यहां पे लिखा जाएगा। एवरेज मार्क्स किसे निकालते हैं? जितने भी, यानी जो टॉप 0.1 स्टूडेंट होंगे, इन सभी के मार्क्स को जोड़ दो और सभी को मार्क्स को इन सभी की संख्या से डिवाइड कर दो, यानी इन सभी का योग, यानी नंबरों का योग, सभी नंबर का योग बटे नंबर का संख्या, यानी नंबर जितने भी यहां पे स्टूडेंट है 0.1 स्टूडेंट, 0.1 स्टूडेंट का की संख्या। तो यानी ये हो गया। तो इस फॉर्मूले पे रखकर जितने भी 0.1 स्टूडेंट होंगे उनका मार्क्स आप यहां पे रखोगे, ठीक है। पहला वाला ये हो गया। अब यहां पे दूसरा देखिए, एम क्यू जी। एम क्यू जी, देखिए एम क्यू जी का मतलब क्या हुआ? एम क्यू जी का मतलब हुआ माध्य, यानी जितने भी स्टूडेंट है सबसे पहले उनका माध्य यानी मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। मानक विचलन, तो मानक विचलन। अब ये क्या चीज हुई मानक विचलन और माध्य? देखिए समझाता हूं दोस्तों कि माध्य और मानक विचलन क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, फॉर्मूला है एमटीजी वाला, ये एमक्यूजी वाला, कि सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स, यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी शिफ्टों के मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम कंसिडर्ड ऑल सेशन, यानी जितने भी यहां पे स्टूडेंट होंगे उन सभी का मीडियम जो मीन है और मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको यहां पे रखना है। तो कैसे होगा? देखिए मान के चलो यहां पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। इन 1 लाख स्टूडेंट का माध्य निकालना है, यानी इन 1 लाख स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स हैं उन सभी को जोड़ना है, यानी किसी के 90, किसी के 98, किसी के 40 होंगे, किसी के 30 होंगे, इन सभी को जोड़ना है और इन सभी को इस 1 लाख से डिवाइड दे देना है। जितने भी मार्क्स आएंगे वो यहां पे आएंगे। अब आता है मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों, इतने नंबर से मानक विचलन को समझाना थोड़ा मुश्किल है, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मानक विचलन का फॉर्मूला ये है, यहां पे आप फॉर्मूला दे सकते हो और इस फॉर्मूले में रखा जाता है मानक विचलन को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक्स दिखाई दे रहे हैं ये नंबर है, यानी जितने भी कंसीडर किए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये यहाँ पे नंबर कंसीडर किए गए हैं, ये एक्स को डिनोट कर रहा है। अब दूसरा है यहाँ पे एक्स बार। तो यहाँ पे एक्स बार कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, एक्स बार यहाँ पे मतलब है माध्य का। क्या है? माध्य यानी मीन। तो मीन यानी एवरेज, बात वही है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी को जोड़ना होगा, यानी मान के चलो 1 लाख स्टूडेंट है तो 1 लाख स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स है उन्हें जोड़ना होगा। तो यहां पे हो गया जैसे 2, 4 मान के चलते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, यानी टोटल कितने हो गए? इन सभी का योग 30 हो गया। कितने टोटल स्टूडेंट है? यहाँ पे है 5 स्टूडेंट, तो कितना आएगा? 5 का डिवाइड 30 से करोगे कितना आएगा? 6। तो यानी 6 इसका माध्य आ गया, यानी एक्स बार आपका कितना आ गया? यानी यहाँ पे जो एक्स बार आ गया आपका वो आ गया 6। कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक्स बार आपने निकाल लिया है।
अब एक्स बार निकालने के बाद आपको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। अब निकालना है आपको एक्स माइनस एक्स बार, यानी यहां पे देखिए दोस्तों, इसे समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स यानी कितना है आपका, जो यहां पे एक्स दिए हैं, जैसे एक्स बार से आपको माइनस करना है, बार कितना है आपका 6 है, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा आपका, 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 आपका कितना आएगा, माइनस 4। ऐसे 4 माइनस 2 6, 4 माइनस 6 बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका, अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 2। फिर 6 में से 6 गएगा यानी 0 आएगा, फिर यानी प्लस 2, और सबसे नीचे आएगा प्लस 4। ठीक है, तो ये नंबर आपने निकाल लिया है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स माइनस एक्स बार का भी स्क्वायर करना है, तो फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, सॉफ्टवेयर करता है, इसलिए ह्यूमन के बस की बात नहीं है कि इतने नंबरों का कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पे एक समझाने का तरीका है, देखो एक्स माइनस एक्स बार का आपको स्क्वायर करना है, तो एक्स बार कितना आया था यहाँ पे, यानी एक्स माइनस एक्स बार यानी -4 आया था, तो -4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 2 का -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो अब यहाँ पे बोला है सगमिशन। सगमिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सगमिशन का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो इन सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, यानी ये आएगा 16 4 20, 16 4 20 यानी टोटल 40 आ गया। तो यानी सगमिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 40। तो यहां तक ये आ गया। अब यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में रखना है, फॉर्मूला आप यहां पे देख सकते हैं, तो यह फॉर्मूला है यहां पे, तो यहां पे रख लीजिए 40, और 40 का और नीचे n संख्या कितनी है, यहां पे n संख्या है यहां पे 5, तो बराबर कितना आएगा, ये आएगा यहां पे 8 यानी √8। और √8 को अगर आप लिखोगे तो √8 का आएगा लगभग 2.8 के आसपास, यानी 2.8, तो 2.8 के आसपास आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो यहां पर भी सेम ऐसे निकाला जाता है। अब यहां पे 2.8 को आपको क्या करना है, 2.8 प्लस 6 यानी s, इन दोनों को आपको सम करना है। तो इन दोनों को सम करने के बाद आपको यहां पर रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, MQG में। तो ये हो गया ना दोस्तों, यहां पे MQG भी आप समझ में आ गया कि MQG क्या है। तो MQG यानी सम ऑफ द मीन, यानी जितना भी आपका मीडियम आया है, माध्य आया है और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, उनको जोड़ना है सभी शिफ्टों के। तो मतलब यहां पे 1 लाख स्टूडेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़कर आपको यहां पे रखना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है यहां पे MTI। अब MTI क्या है, देखिए दोस्तों, MTI है एवरेज ऑफ 0.1 स्टूडेंट ऑफ यूर शिफ्ट, यानी आपकी शिफ्ट में। यहां पे क्या है, आपकी शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट। अब देखिए दोस्तों, आपकी शिफ्ट की बात करेंगे, आपकी शिफ्ट में 0.1% जो टॉप स्टूडेंट होंगे, आपकी शिफ्ट मान के चलो कि 30,000 स्टूडेंट थे, तो 30,000 का जो 0.1% होगा, उन सभी के मार्क्स का आपको क्या लिखने हैं, यहां पे एवरेज मार्क्स लिखने हैं उन सभी को, यानी 0.30 का अगर 0.1 करोगे तो जितना भी आएगा, 30 के आसपास जितना भी आएगा, उन सभी को आपको जोड़ना है, और उन सभी का फिर एवरेज जोड़कर उसका उसी नंबर से डिवाइड दे देना, और आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो यहां पे ये मार्क्स आपको यहां पे रखने हैं। अब है यहां पे MIQ। MIQ का मतलब हो गया, अब MIQ का मतलब हो गया सेम यहां पे हो गया, लेकिन यहां पे होगा एवरेज, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल शिफ्ट। तो दोस्तों यहां पे यह है कि जो एवरेज मार्क है यानी सभी शिफ्टों का, वो आपको यहां पे MIQ में रखना है। तो ये फॉर्मूला यहां तक ये हो गया। अब फिर यहां पे आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं, आपके जितने भी एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं वो आपको यहां पे रखना है, फिर यहीं पे MIQ रखना है आपका, जो यहां पे एवरेज मार्क आ रहे हैं सभी स्टूडेंट के, और फिर प्लस MQG, यानी आपको फिर यही वाला फॉर्मूला रखना है, माध्य और मानक विचलन। तो इस फॉर्मूले को सोल्व कर कर जितना भी आपका नंबर आएगा वो आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क में। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को सोल्व किया जाता है। तो यह है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, और आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि यह फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं। इसे ह्यूमन सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि काउंटिंग क्या होगी, 1 लाख होगी, 10,000 होगी, 20,000 होगी, 50,000 की होगी, तो एक का ही आप पहले स्क्वायर करोगे फिर उसका रूट करोगे, पॉसिबल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये था नॉर्मलाइजेशन मार्क का फॉर्मूला कैसे सोल्व किया जाता है। और यहाँ पे एक बात लास्ट में कहूंगा दोस्तों कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, यह डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। 70% ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है, बाकी 30% आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है। 70% किस्मत पर डिपेंड करेगा कि आपके साथ कैसे स्टूडेंट बैठे हैं, और उनके नंबर आपके नंबर से कैसे, कितने कम है कितने ज्यादा हैं, तो ये 70% इस पर डिपेंड करता है। 30% इन केस डिपेंड करता है कि आप बहुत अच्छे नंबर ला जाएं, यानी आप 90 प्लस ला जाएं, 80 प्लस ला जाएं, उस स्थिति की बात है। नहीं तो मैक्सिमम क्या होगा कि 70% आपकी किस्मत पर ही फैक्टर है। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, और नहीं हुआ तो आपके सिलेक्शन के चांस से कम कर देगा। तो इस पर मत सोचना दोस्तों कि आपके
आपकी शिफ्ट टफ थी, आपकी शिफ्ट सरल थी, ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कैसे स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने कैसा यहाँ पे एग्जाम दिया है, उस पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है सरल क्वेश्चन है तब भी उनके मार्क्स बढ़ गए, और टफ क्वेश्चन है उनके मार्क्स तब भी कम हो गए। तो दोस्तों यही होता है, और नॉर्मलाइजेशन केवल डिपेंड करता है किस्मत पर, और बहुत कम है आपकी मेहनत पर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। चैनल पर नए हो जैसे कि पहले कहा था, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत भी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।